माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ए प्लास्टिक एनीमिया। दो वर्ड है इसमें, एक है ए प्लास्टिया, ए प्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, और ए प्लासिया, ए मतलब एब्सेंट, प्लासिया मतलब सेल डिवीजन यानी सेल फॉर्मेशन, यानी ऐसा एनीमिया जिसमें ब्लड सेल बनता ही नहीं है ना, ब्लड सेल फॉर्मेशन ही नहीं होता है। इस तरह के एनीमिया को बोलते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। अब ये बात हम लोग चलते हैं गौर से कि कहाँ से बात होती है। ये देखिए, सबसे पहला कि जो ब्लड जो बनता है इसके बारे में मालूम होगा कि ब्लड का जो मेन फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बोन मैरो से। बोन मैरो जानते होंगे आप कि जो बोन के अंदर का जो कैविटी होता है इसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो बोलते हैं, है ना। इसी को हम जिस सेल से बनता है उसको स्टेम सेल भी कहा जाता है। तो बोन मैरो के अंदर में जो टिश्यू होता है उसको हम लोग माइलॉइड और लिम्फॉइड टिश्यू बोलते हैं। तो लिम्फॉइड टिश्यू से लिम्फोसाइट बनता है और माइलॉइड सेल से 6 टाइप का सेल बनता है, आरबीसी, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इस्नोफिल, मोनोसाइट एंड प्लेटलेट। ये बनता है, ये होता है मेरा स्टेम सेल। तो ब्लड का जो मेन फॉर्मेशन जो हुआ ये बोन मैरो से होता है, और ये अलग अलग स्टेप है, अलग अलग बनता है। यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं एनीमिया यानी आरबीसी बनने के बारे में। तो ये जो माइलॉइड सेल है, जो स्टेम सेल है, यही क्या होता है, मेनली जो ब्लड बनाना चाहिए था ये ब्लड बनाना बंद कर देता है। जो ब्लड सेल बनना चाहिए था ये ब्लड सेल नहीं बनता है। तो अगर ब्लड सेल जितना बनना चाहिए उससे अगर कम बनता है तो इसको हाइपोप्लासिया बोलते हैं, है ना। हाइपोप्लासिया मतलब जितना बनना चाहिए था, मान ली पर डे पूरे बॉडी का 1% आरबीसी बनता है, बनना चाहिए नहीं बनता है। मान ली बनना चाहिए तो अगर मान ली सपोज दैट 0.75% बन रहा है, 0.5% बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हाइपोप्लासिया। लेकिन एप्लासिया किसको बोलते हैं, एकदम बनता ही नहीं है। ऐसे वैसे आप एनीमिया के बारे में बताए थे कि एक एनीमिया होता है हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक में क्या होता है कि ब्लड बनता है लेकिन सर्कुलेशन में जाकर टूट जाता है। दूसरा हेमरेजिक, हेमरेजिक में भी क्या होता है कि ब्लड बनता तो है बोन मैरो से लेकिन बॉडी से एस्केप कर जाता है वो किसी न किसी कैपिलरी टूटने के कारण। तीसरा होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ये आयरन की कमी होने के कारण ये ब्लड कम बनता है, डिक्रीज फॉर्मेशन होती है। चौथा था पर्निशियस एनीमिया, जिसमें कि विटामिन की कमी होने से अब नॉर्मल तरह के आरबीसी बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हो रही हुआ बोन मैरो के ही डिफेक्ट के कारण सब कुछ ठीक है, आयरन भी पेशेंट में सही है, विटामिन भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बोन मैरो ही काम करना बंद कर दिया, बोन मैरो ही काम नहीं कर रही है। ऐसे कंडीशन की वजह से जब एनीमिया होता है तो इसको हम बोलते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। और हाइपोप्लासिया कब होता है, जैसे मान लीजिए प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत हाई हो जाता है या थायरोक्सिन का लेवल घट जाता है। तो चूंकि प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत हाई होता है तो क्या करता है, इरिथ्रोपोइटिन के फॉर्मेशन, इरिथ्रोपोइटिन के फंक्शन को डिप्रेस कर देता है। और थायरोक्सिन का लेवल घट जाएगा तो क्या होगा कि इसके कारण भी जो माइलॉइड सेल है इसका डिवीजन नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से भी ब्लड की कमी हो जाती है। तो ये तो हाइपोप्लासिया में होता है। लेकिन यहाँ बात आ रही है ए प्लास्टिक के बारे में कि आखिर ये प्लास्टिक एनीमिया क्यों हो जाता है। आइए लोग बात करते हैं इटियोलॉजी पे। तो इसको इटियोलॉजी के अनुसार से ये 3 वेराइटीज के होते हैं, है ना। 3 वेराइटीज के होते हैं आपको ये प्लास्टिक एनीमिया। एक होता है आपका जो चाइल्डहुड में होता है उसको बोलते हैं जेनेटिक या इनहेरिटेंट प्लास्टिक एनीमिया। एक होता है एक्वायर्ड प्लास्टिक एनीमिया, एक होता है फेनकोनी प्लास्टिक एनीमिया। तो फेनकोनी प्लास्टिक एनीमिया वो भी अलग तरह का होता है। तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं जो इनहेरिटेंट और जेनेटिक प्लास्टिक एनीमिया। ये जो एनीमिया होता है ये चाइल्डहुड में कॉमनेस्ट होता है, चाइल्डहुड में ज़्यादा मिलता है। ये इसमें क्या होता है कि जेनेटिक का प्रॉब्लम हो गया, जीन के वजह से ही गड़बड़ी हो गई। ये जीन के वजह से ही क्या होता है कि जो आरबीसी है इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। यह नेचर जेनेटिक है
माइलॉइड सेल प्रोलिफरेट नहीं हो पा रही है, माइलॉइड सेल मॉडिफाइड नहीं हो पा रही है, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेड प्लास्टिक एनीमिया। ये जेनेटिक डिजॉर्डर की वजह से हो जाता है ये। तो ऐसा एनीमिया को बोलते हैं हम लोग चाइल्डहुड एनीमिया या इनहेरिटेड या जेनेटिक एनीमिया। दूसरा होता है एक्वायर्ड एनीमिया। एक्वायर्ड में क्या होता है, एक्वायर्ड में कोई ना कोई ऐसे कारण है जिसके कारण ये बोन मैरो का फंक्शन बंद हो जाता है, बोन मैरो फंक्शन अपना कम कर देता है। तो जो एक्वायर्ड कारण जो होता है, पहला तो जेनेटिक देख लिए जेनेटिक में, दूसरा होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में दिक्कत क्या होती है कि कोई ऐसे कारण जिसको बोन मैरो को ही डिस्टर्ब कर देता है, बोन मैरो के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। ऐसे कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण, अगर सपोज दैट कि कोई पेशेंट, जैसे इसमें मेन कारण कहाँ से आता है, जैसे पहला कारण इसमें आता है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक में पता नहीं चला कि किस वजह से ये बोन मैरो अपना फंक्शन कम कर देता है। नंबर 2 होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या होता है, जैसे कि बोन में टीबी का इन्फेक्शन है, बोन में वायरस का इन्फेक्शन हुआ, या फिर काला जार का इन्फेक्शन है, या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का इन्फेक्शन है। याद रखना है, कभी कभी टाइफाइड फीवर भी अगर क्रोनिक स्टेज में चला जाता है तब भी ऐसा हो सकता है। तो यानी कि इन्फेक्शन में काला जार, टाइफाइड, मलेरिया या वायरस इन्फेक्शन, वायरस वजह से कि HLV का इन्फेक्शन हुआ, या फिर एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन है, तो ये सब इन्फेक्शन के कारण, या बोन टीवी है, तो ये सभी कारण से क्या होता है कि बोन मैरो का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। अगला जो कारण होता है इसमें वह है केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी। अगर बाय द वे कैंसर का इलाज करने के लिए हम केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी अगर करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि वो बोन मैरो का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा इसलिए कि जो केमोथेरेपी होता है वह इमेच्योर सेल या मॉडिफाइड सेल्स, जो सेल डिवाइड करता है उस पर वर्क करता है, या फिर जो न्यू ब्लड वेसल्स होती है उस पर वर्क करता है। तो क्या होता है, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि जो बोन मैरो का सेल है वह भी इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। अगला होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि हम कैंसर सेल को मारने के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन उसके कारण जो होता है बोन मैरो का सेल इनएक्टिव हो जाता है। अगला होता है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का ओवर एक्सपोजर होने के कारण भी माइलॉइड सेल डिस्टर्ब हो जाता है। अगला होता है ओवर यूज ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग्स। अगर एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक ड्रग्स का ज़्यादा यूज करते हैं अगर सपोज दैट, तो उसके कारण भी बोन मैरो इनएक्टिव हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा वो बोन मैरो जो क्या करता क्या है कि एंटीबायोटिक जो होता है या एंटी एनाल्जेसिक जो होता है वो क्या करता है कि वह प्रोस्टाग्लैंडिन को इनएक्टिव करता है और इंटरल्यूकिन को भी इनएक्टिव करता है, और इसके कारण क्या होता है कि माइलॉइड सेल भी इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये भी आपका बहुत बड़ा कॉज आता है। नेक्स्ट आता है टॉक्सिक इफेक्ट। तो बॉडी में कोई टॉक्सिमिया या कुछ ऐसा कंडीशन होता है, पॉइजनिंग हो रहा, इसके कारण भी क्या होता है कि बोन मैरो का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो जितने भी कारण आप देख लिए, ये सारे कारण क्या होता है, एक्वायर्ड कॉज होता है। एक्वायर्ड कॉज में समझ में आ गया कि चाहे वह कुछ इडियोपैथिक है या इन्फेक्शन है, पेस्टिसाइड है, ये सब कारण से क्या होता है कि एक्वायर्ड में प्लास्टिक में होती है। अगला होता है फेनकोनी डिजीज। फेनकोनी डिजीज में क्या होता है कि बोन मैरो का जो सेल है वह सेल्फ डिस्ट्रक्शन होने लगता है, यानी फेनकोनी में लिख कर आप बात कर सकते हैं कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइलॉइड सेल, ऐसा हो सकता है। दूसरा इसमें एक और कारण आता है ऑटो इम्यून, फेनकोनी में आता है। जैसे क्या होता है इसमें कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है मेरे बॉडी को पहचानना भूल जाता है, और उसके कारण क्या होता है कि वह साइटोटॉक्सिक टी सेल माइलॉइड सेल को डैमेज करने लगता है। इसके कारण भी प्लास्टिक एनीमिया होता है। किसी कारण, जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम क्या होता है कि एंटीजन को मारना, वायरस इन्फेक्टेड सेल को मारना, या कैंसर सेल को मारना, या अबनॉर्मल सेल को मारना। लेकिन साइटोटॉक्सिक टी सेल अपने ही सेल को, माइलॉइड सेल को ही वह एंटीजन समझ लेता है और उसकी वजह से उसको वो किल कर देता है। तो ये भी एक डिजॉर्डर आता है प्लास्टिक एनीमिया का। तो यहाँ तक आप देखें कि प्लास्टिक एनीमिया का क्या क्या रीजन हो सकता है। तो ये प्लास्टिक एनीमिया होने का कारण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमको इसके सिम्टम पे। आप जानते हैं ना, प्लास्टिक एनीमिया हो रही है यानी कि बोन मैरो का सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, यानी कि आरबीसी के साथ साथ डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट भी नहीं बनता है इस केस में। तो प्लेटलेट नहीं बनेगा तो क्या होगा, हेमरेजिक डिजॉर्डर होगा, कहीं ना कहीं से ब्लड जो होता है लीक करना स्टार्ट हो जाएगी, हेमरेजिक डायथेसिस हो जाएगी। अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी तो उस केस में बॉडी में कई तरह के इन्फेक्शन डेवलप करेंगे। अगर आरबीसी की कमी हो रही है तो मेन तो वही हो रही है इसमें।
आरबीसी कमी हो रही है तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, CO2 का लेवल बॉडी में बढ़ने लगेगा, फैटिक होती है यानी कि वीकनेस होगा, फैटिक डेवलप होगा इसमें। इसके बाद फिर क्या होगा कि ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, बोन में पेन होगा, बोन का स्ट्रक्चर भी चेंज होने लगेंगे इसमें। इसके साथ साथ क्या होगा पेशेंट में कि जो अलग सिम्टम है जैसे कि न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है पेशेंट में, ब्रेन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी, फ्लैचुलेंस डेवलप करेंगे, जीआईटी में फ्लैचुलेंस डेवलप करेगा, एनोरेक्सिया होगा, उसका रेस्पिरेटरी में सांस लेने में दिक्कत होगी, डिजनिया डेवलप करेगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बीपी और डिस्टर्ब हो जाएगी, बीपी लो हो जाएगी। तो ये सब जो फंक्शन है आपका इस सिम्टम ये प्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन में हम लोग प्लास्टिक एनीमिया को कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए ऐसे तो हम लोग सीबीसी जांच कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, तो कंप्लीट ब्लड काउंट में हीमोग्लोबिन परसेंटेज आपको घटा हुआ रहेगा, आरबीसी काउंट डिक्रीज मिलेंगे, पैक्ड सेल वॉल्यूम भी डिक्रीज मिलेगा। और अगर हम लोग उसका पेरिफेरल एग्जामिनेशन करके देखते हैं सपोज है तो उसमें एनिसोसाइटोसिस भी मिल सकता है, माइक्रोसाइटिक मिलेगा, या डिफरेंट डिफरेंट तरह के उसका सेल का शेप जो होता है वह आरबीसी का शेप उसमें आपको चेंज मिलेंगे। अगला हम लोग देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी काउंट डिक्रीज मिलेगा, प्लेटलेट काउंट भी डिक्रीज मिलता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या, इसको लोग बोलते हैं पेनसाइटोपेनिया भी बोलते हैं। पेनसाइटोपेनिया का मतलब होता है कि जब पूरे ब्लड सेल का काउंट जब घट जाता है तो उसको पेनसाइटोपेनिया बोलते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो मोस्ट ऑथेंटिक जांच है वह है बोन मैरो बायोप्सी। इसमें हम लोग करते क्या है कि जो लॉन्ग बोन, चाहे वह जैसे कि हिप, जो लॉन्ग बोन से ले सकते हैं बायोप्सी, या फिर अगला हम लोग हिप बोन है, हिप बोन से आप इलियक क्रीज से वहाँ से बायोप्सी कर सकते हैं, और या फिर स्टर्नम से ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जब कराएंगे हम लोग बोन मैरो बायोप्सी करते हैं तो बोन मैरो बायोप्सी में क्या मिलेगा, ये जो जितने भी इरिथ्रोपोइटिक सीरीज है या माइलोइड सीरीज है या थ्रोम्बोपोइटिक सीरीज है या डिप्रेस रहेंगे, यानी उसका जो जो स्टेज होता है ना वह स्टेज आपसे कम मिलता है। तो अब बोन मैरो का जो स्टेम सेल है उसका भी नंबर डिक्रीज रहेगा। तो इसमें आपको बोन मैरो बायोप्सी करने पे जितने सीरीज का सेल मिलेगा यह सब सीरीज सेल इसमें डिक्रीज मिलते हैं। तो ये सबसे ऑथेंटिक जांच होता है जो हम करके देख लेते हैं बोन मैरो बायोप्सी। इसके बाद इसमें आता है आपको ट्रीटमेंट के बारे में, ये प्लास्टिक एनीमिया का ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला तो जो कॉज है, कॉज को अगर पता लग गया सपोज दैट तो उससे पहले अवॉइड करना होगा। कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड एक्सपोजर हो रही है तो उसको हमको अवॉइड करना है। और अगर सपोज इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे, चाहे वो बोन टीबी है उसका अलग ट्रीटमेंट करेंगे, काला जार है उसका अलग मेडिसिन करेंगे, मलेरिया है अलग मेडिसिन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस करके जैसा होगा उसके अनुसार हम लोग अलग अलग ट्रीटमेंट करके देख सकते हैं। ऐसे जब बोन मैरो बायोप्सी करते हैं ना तो उसमें हमें एलडी बॉडी का भी रिपोर्ट आ सकता है, मलेरिया का भी रिपोर्ट आ जाता है। तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट आ जाता है तो उसके अनुसार हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर काला जार है तो काला जार का मेडिसिन करेंगे। इसके बाद अगला जो ट्रीटमेंट आता है इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है कि अगर मरीज को जरूरत पड़ता है तो उसके अनुसार ब्लड देते हैं। ब्लड में जैसा पेशेंट को आवश्यकता होती है उसके अनुसार देते हैं। जैसे मान लीजिए होल ब्लड की जरूरत है तो होल ब्लड देते हैं, आरबीसी की कमी है तो पैक्ड सेल देते हैं, प्लेटलेट की कमी है तो सिर्फ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं, जैसा पेशेंट का नीड रहता है। ऐसे तो पेनसाइटोपेनिया है तो सारे ब्लड सेल की कमी हो जाती है। इसके बाद अगला होता है इसमें स्टेम सेल ट्रांसफ्यूजन ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या करते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं, ये कर करके हम लोग पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो ये प्लास्टिक एनीमिया में समझ में आपको आ गया कि ये प्लास्टिक एनीमिया किसको बोले कि जिसमें ब्लड सेल बनता ही नहीं है, बोन मैरो से ब्लड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। कॉज समझ में आपको आ गया कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं, जेनेटिक है, एक्वायर्ड इस पे ऑटोइम्यून भी है, फेंसोनी है, ये सब आपको जो होता है आपको कॉज मिलते हैं। सिम्टम आपको समझ में आ गया कि जनरल एनीमिया के साथ सिम्टम मिलता है। डायग्नोसिस भी समझ गए, बोन मैरो बायोप्सी सबसे इंपॉर्टेंट जांच है इसके लिए। और बाकी आप इसका ट्रीटमेंट समझ में आ गया आपको कि मोड ऑफ ट्रीटमेंट इसका क्या है। अगर इसमें सपोज दैट कि मेरे पास अगर पेशेंट आता है हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें होम्योपैथिक दवा आपको यूज कर सकते हैं जिसमें कि ट्राइनाइट्रोटोलिन है, फॉस्फोरस है, कॉस्टिकम है, नेप्टाम्यूर है, कलकरिया सल्फ है,
ये सब कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो इसमें हम चला सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है केस पर, किस तरह का केस है। केस देखने के बाद ही इसमें दवाई चलाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू केस। तो बात करते हैं हम लोग इसके बारे में कि अब हम लोग फ्यूचर बात करते हैं। प्रोग्नोसिस इसका गुड नहीं है, प्रोग्नोसिस का सही नहीं रहता, प्रोग्नोसिस की बैड ही होती है। चलिए हम लोग ये तो समझ में आ गया। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर चलेंगे हम लोग। अगर कोई क्वेश्चन होगा आप जरूर क्वेश्चन करिएगा इसमें, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।